स्टूडेंट्स। आज मैं सोनी अवस्थी बीएलएड सेकंड में हिंदी की क्लास ले रही हूँ। कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था नई कविता, ठीक है, नई कविता पढ़ा था हम लोगों ने। और आज का हमारा टॉपिक है आदिकाल। देखिए, हमने पिछले उसमें पढ़ाया है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों के विषय में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की थी, विस्तार से पढ़ाया था आप लोगों को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। लेकिन अब फिर कल नई कविता के बाद में, नई कविता पढ़ाने के बाद में आपका जो अगला यूनिट है, उसमें यूनिट के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट में अगला टॉपिक आपका नई कविता के बाद है कुछ कवियों के जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो जीवन परिचय और उनकी रचनाएं तो हमने नोट्स में आप लोगों को भेज दिया है, वही लर्न करना है। लेकिन उसके बाद में आपका अगला टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल पर हम विस्तृत रूप से चर्चा पिछले में कर चुके हैं, पिछली क्लास में। तो उसके बाद में हाँ, आज हम फिर से आदिकाल के अंतर्गत जो रासों तथा अमीर खुसरो हैं उनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए, आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। आदिकाल का समय जो है 1050 से 1375 तक का समय जो है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, रासो तथा अमीर खुसरो काव्य आता है। जैसे रासो काव्य किसे कहते हैं, ये आप लोग आज देख लीजिए। देखिए, आदिकाल के हिंदी साहित्य में वीर गाथाएं प्रमुख हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि आदिकाल में जो है राजा लोग क्या करते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ा करते थे। छोटे छोटे राज्यों का बंटवारा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों के पीछे लड़ा करते थे, एक दूसरे के राज्य को छीनने की या युद्ध करके जीतने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। तो उसके बाद में उस समय क्या था, उस समय जो हमारे कविगण हुआ करते थे वो उनके वीर की गाथाएं गाया करते थे। वीरता से संबंधित जो भी काव्य था उसकी रचना करते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के वीरता के गीत गाया करते थे, ठीक है। इसी से हम ये जो आदिकाल है हमारा क्या है, पूरा वीर गाथाओं से भरा हुआ है। उसी समय हमारे रासो ग्रंथ की रचनाएं हुई। मतलब आदिकाल के हिंदी साहित्य में वीर गाथाएं प्रमुख है। वीर गाथाओं के रूप में ही रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य में रास, अब देखिए रास शब्द क्या है, रास शब्द के विषय में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हिंदी साहित्य में रास या रासक का अर्थ लास्य से लिया गया है, लास्य से लिया गया है, जो कि नृत्य का एक भेद होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, रास लीलाएं। अब जैसे रास से संबंधित, जैसे यहाँ पे रास शब्द आया है ना, तो हम एक चीज और बता दें आप लोगों को कि जैसे आप लोगों ने सूरदास के पद पढ़े होंगे या रसखान का पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, श्री कृष्ण जी की लीलाएं दी हुई हैं। जैसे गोपिकाओं के साथ में श्री कृष्ण जी क्या किया करते, रास नृत्य किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि नाच गाने से संबंधित जो भी काव्य लिखा जाता है उसे रास काव्य कहते हैं, रास, ठीक है। तो रास या रासक का अर्थ लास्य से लिया गया है, जो नृत्य का एक भेद होता है। अतः इसी अर्थ भेद के आधार पर गीत नृत्य परक रचनाएं रास नाम से जानी जाती हैं। आप समझ में आ गया। जैसे रास लीलाएं करते थे, कहते नहीं श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के साथ में ब्रज में रास लीलाएं किया करते थे, है ना। सबसे रास लीलाएं कौन करता था, सबसे अधिक रास लीलाएं श्री कृष्ण जी ने की हैं, है ना। गोपिकाओं के साथ में नृत्य करते थे। तो उसी से संबंधित ये रासक का अर्थ है लास्य से लिया गया, जो नृत्य का एक भेद है। अतः इसी अर्थ भेद के आधार पर गीत नृत्य परक रचनाएं रास नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासों की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो रासों की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं, रसायन शब्द से। इनका कहना है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो रसायन शब्द से हुई है। उसके बाद में देखिए, विद्वानों में मतभेद रहा है कि कुछ लोग रासो शब्द का अर्थ दूसरा निकालते हैं, कुछ लोग रासो का अर्थ जो है नृत्य से संबंधित उसमें निकालते हैं, कुछ लोग वीरों की गाथाओं से संबंधित उसका अर्थ निकालते हैं।
तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब देखिए, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी रासक शब्दों से रासों का उद्भव मानते हैं। मतलब रासक शब्द से रासों का उद्भव मानते हैं। अगले कवि कौन है? विशल देव रासो। अब देखिए, हाँ, ये जैसे उदय नारायण तिवारी ने रासक शब्दों से रासों का उद्भव मानते हैं, उसके बाद में विशल देव रासो में रास और रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है। विशल देव रासो में क्या हुआ? रास और रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है। रास शब्द का भी प्रयोग हुआ है और रसायन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। अब देखिए आगे जो है विशल देव रासो जो हमारा ग्रंथ है, तो उसमें रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। तो जैसे कि इसमें होता है, नाल रसायन आरंभ भई एवं रास रसायन सुनय सब कोई। ये जो दो पंक्तियां हैं, ये जो है रसायन रासो, विशल देव रासो में इन दो पंक्तियों का वर्णन किया गया है। मतलब अब है रस को उत्पन्न करने वाला काव्य। अब इससे जो है ये अब जान लीजिए कि रस को उत्पन्न करने वाला काव्य। अब कुछ कवियों ने क्या इसे बताया है कि रस को उत्पन्न करने वाला काव्य रसायन है। मतलब जिससे रस की उत्पत्ति होती है वहां पर रासो काव्य होता है। अब जैसे देखिए, ज्यादातर जो आदिकाल की रचनाएं थी वो क्या थी? हमारी वीरता से संबंधित थी। उसमें वीर रस का ज्यादा प्रयोग किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि रस को उत्पन्न करने वाला काव्य रसायन है। मतलब जब भी आदिकाल की रचनाओं में हम देखते हैं तो उसमें वीरता से संबंधित ज्यादातर रचनाएं लिखी गई हैं। राजाश्रित कवि जो हुआ करते थे वो उनके शौर्य और वीरता के गीत गाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रस को उत्पन्न करने वाला काव्य क्या है? रसायन है। उसी तरह से आप देखिए, विशल देव रासों में प्रयुक्त रसायन एवं रसीय शब्दों से रासो शब्द बना है। विशल देव रासों में प्रयुक्त रसायन एवं रसीय शब्दों से रासो शब्द बना है। मतलब इन दोनों शब्दों के प्रयोग होने से ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। वीर काव्य परंपरा में यह शब्द युद्ध संबंधी कविता के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द किस? वीरता से संबंधित कविताओं के लिए प्रयोग किया है। जैसे हमने बताया है ना कि आदिकाल में वीरता से संबंधित कविताओं की रचना ही हुई थी, तो इसलिए क्या बताया गया है कि वीर काव्य परंपरा में यह शब्द युद्ध संबंधी कविता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि राजा लोग क्या करते थे? जड़ जोरू और जमीन के लिए लड़ाइयाँ करते थे, है ना। जैसे आदिकाल में हमने पिछली चर्चा में यह बताया था कि जो राजा थे वो अपने राज्य छोटे, जो हमारा देश था छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, और उन राज्यों को प्राप्त करने के लिए राजा लोग युद्ध किया करते थे। ठीक है, तो वीर काव्य परंपरा में यह शब्द युद्ध संबंधी कविता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए, उपर्युक्त सभी मतों, अब ये ऊपर के जितने भी विद्वानों का मत है या जितने भी कवियों का, लेखकों का मत है, तो इन लोगों ने क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकला है? इससे यह निष्कर्ष निकला है कि जो रासो है यह एक ऐसा काव्य है, रासो काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें राजाओं का वर्णन किया जाता है और यश वर्णन में, युद्ध वर्णन में स्वतः समाहित होता है। मतलब कहने का मतलब है, रासो काव्य से संबंधित जो भी काव्य है उसमें राजाओं की यश का वर्णन किया जाता है, और जो युद्ध होते हैं राजाओं के बीच में उनका भी वर्णन उसी में समाहित होता है। रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट काव्य धारा रही है, जो वीर गाथा काल में उत्पन्न होकर मध्य युग तक चली है। मतलब कहने का मतलब रासो काव्य परंपरा पूरा आदिकाल तक चलती रही है। आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से, है ना। वीरों की चर्चाएं, वीर राजाओं की गाथाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा जाता है। अच्छा ये बताए, ये तो आप जानते हैं कि इसको वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, इसको वीर गाथा काल के नाम की संज्ञा दी थी इसको, आदिकाल को। ठीक है, फिर ये है कि ये जो है ये काव्यधारा जो है ये वीर गाथा काल से उत्पन्न हुई और मध्य युग तक चली। मध्य युग का मतलब क्या है? मतलब भक्ति काल तक चली,
है ना, भक्ति काल तक। देखिए शुरुआत इसकी आदिकाल से ही अर्थात वीर गाथा काल से हुई, और वीर गाथा काल से होते हुए यह जो है मध्यकाल तक के यह परंपरा चली। उसके बाद में वीर गाथा काल के बाद में आदिकाल के बाद में कौन सा काल आता है, आपको ये भी जानना जरूरी है। वीर गाथा के बाद में फिर कौन सा काल आता है, भक्ति काल आता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम पिछले उसमें बता चुके हैं आपको, जब पिछली क्लास ली थी हमने तो उसे बता दिया। लेकिन अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग रासों से संबंधित काव्य की चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग देखिए। अब है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से प्रारंभ होने वाली यह काव्य विधा देसी राज्यों में भी मिलती है। तत्कालीन कविगण अपने आश्रयदाताओं को युद्ध की प्रेरणा देने के लिए उनके बल, पौरुष आदि को अतिरंजित वर्णन इन रासों काव्यों में करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कविगण थे वो आश्रयदाता राजाओं को, जो उनके आश्रयदाता राजा लोग हुआ करते थे, उनको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उनके बल और पौरुष आदि का अतिरंजित वर्णन इन रासो काव्य में करते रहे। रासो काव्य परंपरा में सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? अब देखिए रासो काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, इसमें कई ग्रंथ लिखे गए हैं, कई रचनाएं लिखी गई हैं रासो काव्य से संबंधित। लेकिन सर्वप्रथम जो रासो काव्य से संबंधित है तो इसका सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो माना जाता है। संस्कृत, जैन और बौद्ध साहित्य में रास, रासक नाम की अनेक रचनाएं लिखी गई हैं। कहने का मतलब ये है, जब ये हमारा रासो काव्य जो है उस समय जो हमारी संस्कृत भाषा भी प्रचलित थी, संस्कृत भाषा और जैन और बौद्ध साहित्य में रास, और इन सब भाषाओं में भी रास शब्द का नाम मिलता था। वो चाहे रासक शब्द के रूप में मिले या रसिक शब्द के रूप में मिले या रसायन शब्द के रूप में मिले, है ना कहीं रास शब्द का प्रयोग जरूर हुआ था। इसलिए यह रासो काव्य के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत काव्य ग्रंथों का हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब सबसे पहले तो ये जान ले, जब हिंदी का उद्भव और विकास हुआ है, उससे पहले हिंदी हम लोग कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ना कि सबसे पहले संस्कृत भाषा में हम लोग वार्तालाप करते थे। संस्कृत से फिर प्राकृत, अपभ्रंश, पाली आदि भाषाओं को पार करते करते ये हिंदी भाषा के रूप में हमारे सामने आई है। तो इसलिए संस्कृत काव्य ग्रंथों का हिंदी साहित्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। ठीक है, संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए थे, अब सबसे पहले देखिए संस्कृत में जो महाकाव्य वगैरह लिखे गए थे वो संस्कृत में ही लिखे गए। जैसे देखिए रामायण जो है हम लोगों ने संस्कृत में ही, वाल्मीकि ने संस्कृत में ही रामायण की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद में इसको रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास ने इसकी रचना की। ठीक है, तो कहने का मतलब यह संस्कृत का प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर बहुत ही पड़ा। संस्कृत काव्य ग्रंथों में वीर रस पूर्ण वर्णों की कमी नहीं है। अब देखिए संस्कृत काव्य में भी जब हम रामायण पढ़े हैं तो रामायण में भी वीर रस का वर्णन किया गया है। वीर रस का क्या? जैसे युद्ध हुए, मेघनाथ युद्ध हुआ, कुंभकर्ण युद्ध हुआ, है ना, इस तरह से रावण के साथ में राम का युद्ध हुआ। ये सब क्या थे? वीर रस से परिपूर्ण वर्णन था, है ना। वीर रस से परिपूर्ण वर्णन की कमी नहीं थी हमारे संस्कृत काव्य में। ठीक है, फिर है आगे है कि ऋग्वेद में तथा शतपथ ब्राह्मण में। अब देखिए हमारे ऋग्वेद का यहाँ पे वर्णन हुआ है, तो हम लोग बता दें कि हमारे संस्कृत में 4 वेद माने गए हैं, 4 वेदों की चर्चा की गई है। ठीक है, सर्वप्रथम जो वेद है हमारा, तो कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सर्वप्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेद हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ऋग्वेद में, अब यहाँ पे ऋग्वेद में तथा शतपथ ब्राह्मण में युद्ध एवं वीरता संबंधी सूक्त है। ऋग्वेद में क्या है? वीरता से संबंधित ज्यादातर सूक्तियों का वर्णन किया गया है जो वीरता से संबंधित है, वीरता को दर्शाते हुए काव्य की रचना की गई है। अब है जो मतलब ऋग्वेद में जितने भी सूक्त हैं वो क्या है? वीरता से संबंधित है। अब दूसरा हमारा महाकाव्य कौन सा है? देखो 2 महाकाव्य माने गए हैं, रामायण और महाभारत, है ना।
तो अब यहाँ पर रामायण की चर्चा तो हम कर चुके हैं, अब यहाँ पे महाभारत है। महाभारत तो वीर काव्य ही है। महाभारत में तो शुरू से ही लड़ाइयाँ, युद्ध और लड़ाइयाँ चलिए, उसमें तो थोड़ा बहुत है, बाल कांड है, फिर वो सुंदर कांड है। इस तरह के रामायण में तो बहुत अच्छे अच्छे बाल कांड, सुंदर कांड, इसमें सब किसी चीज, हर किसी चीज का वर्णन किया गया है। लेकिन महाभारत कहते हैं ना, महाभारत में इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े से संबंधित ही वर्णन किया गया है। जैसे देखिए, महाभारत तो वीर का, इसलिए जब जहाँ पर लड़ाई झगड़ा और युद्ध का मामला आता है, वहां पे क्या होता है, वीर काव्य हो जाता है। उस काव्य को हम क्या कहते हैं, वीरता से संबंधित, अर्थात उसको हम लोग वीर काव्य की संज्ञा दे देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ इसके बाद आते हैं हम उत्तर रामचरित में, जहाँ एको रसः करुणः एव का प्रतिपादन है। जहाँ पर रामचरितमानस में सिर्फ इस चीज का वर्णन किया गया है कि एको रसः करुण एव, कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रस का वर्णन किया गया है, करुण रस का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। वहीं पर चंद्रकेतु और लौ के वीर रस से भरे विवाद, वहीं पर क्या है, उसके विपरीत क्या है कि चंद्रकेतु और लौ के वीर रस से भरे विवाद, मतलब इन लोगों में जो विवाद हुआ था वह वीरता से संबंधित था। वाद विवाद करना, युद्ध करना, ये सब क्या है, वीरता से संबंधित काव्य हैं। अब आगे देखिए, रासो परंपरा दो रूपों में मिलती है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि रासो परंपरा दो रूपों में मिलती है। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है वीर काव्य, मतलब वीर गीत। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है वीर गीत। वीर गीत, प्रबंध काव्य में पृथ्वीराज रासो का नाम प्रसिद्ध है। मतलब प्रबंध काव्य के रूप में जो महाकाव्य हमारा है पृथ्वीराज रासो, जो हमारा ग्रंथ है प्रबंध काव्य जो हमारा, उसमें सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। तथा जो हमारा वीर गीत है, तो वीर गीत के रूप में यहाँ पर है विशल देव रासो। ये हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रासो से संबंधित हमारे ये दो ग्रंथ हैं, जिसको एक को प्रबंध काव्य कहा गया है, जो कि है पृथ्वीराज रासो, और वीर गीत जिसको कहा गया है वो है विशल देव रासो। ये हमारे दो वो है प्रबंध काव्य, पर एक प्रबंध काव्य है, दूसरा वीर गीत है। अब देखिए, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशल देव रासो। ये हमारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आदिकाल की। हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल की ये रचनाएं वीर रस एवं श्रृंगार रस, इन रचनाओं में देखिए, जैसे ये तीन प्रसिद्ध रचनाएं हैं हमारी आदिकाल की प्रमुख तीन रचनाएं हैं जो रासों से संबंधित हैं। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशल देव रासो। ये जो हमारी तीनों रचनाएं हैं, इनमें हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल से ही ये रचनाएं जो हैं वीर रस एवं श्रृंगार रस का मिला जुला, इन रचनाओं में क्या है, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रसों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यह रासो परंपरा हिंदी के जन्म से पूर्व, यह जो है रासो परंपरा, मतलब कहने का मतलब रासो परंपरा हिंदी के साथ में ही इसका विकास नहीं हुआ है। रासो परंपरा हिंदी से पहले से भी प्रचलित है। जैसे संस्कृत में भी रासो काव्य प्रसिद्ध था, जब संस्कृत में भी रासो काव्य देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद का वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में रासो शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए रासो परंपरा जो है हमारा हिंदी के जन्म से पूर्व, मतलब हिंदी का जन्म जब नहीं हुआ था, इससे पूर्व भी अपभ्रंश में भी विद्यमान थी। रासो परंपरा हिंदी के जन्म से पूर्व भी अपभ्रंश में विद्यमान थी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, संस्कृत के बाद में अपभ्रंश, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं को पार करते करते हिंदी रूप में हमारे सामने आई। फिर है, ये तो हमने पढ़ा आज, ये जो है रासो काव्य। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आता है अमीर खुसरो। आदिकाल में ही रासो और अमीर खुसरो, इन दो की चर्चा यहाँ पे विस्तृत रूप से की गई है। इसलिए अब देखिए, रासो काव्य के विषय में तो हम लोगों ने इतना चर्चा कर ली है। अब इसके बाद है हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो 9th में बात नामक जो पाठ है, बात नामक जो पाठ है, उसमें जो है अमीर खुसरो का नाम है, क्योंकि वहाँ पर
बात ये की गई है कि जब अमीर खुसरो एक बार कुएं के पास गए थे पानी पीने के लिए, तो वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। तो उन्होंने क्या डिमांड रखी कि जब हम पानी आपको तभी पिलाएंगे जब आप हमारी हमको कहानी कविता सुनाएंगे। तो कविता एक ने बोला कि हमको ढोलक पे सुननी है, एक ने बोला हमको खीर पर सुननी है, एक ने बोला हमको चरखा पर सुननी है, चौथी ने क्या कहा कि हमको कुत्ते पे सुननी है कविता। तो अब अमीर खुसरो ने इन चारों की कविताओं को एक साथ में जोड़कर सुनाया था। क्या सुनाया था आप लोगों ने पढ़ा भी है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। ठीक है, अमीर खुसरो को काफ़ी ये जो है पहेलियों के विषय में भी इनको बहुत ही चर्चित हैं ये पहेलियों के विषय में, और मनोरंजक पहेलियां होती थी। जैसे देखिए अभी हमने बताया कि एक साथ ही देखो 4 कविताएं इन्होंने एक ही साथ में मिलाकर सुना दिया। जैसे क्या सुनाया था हमने, एक स्त्री ने कहा कि हमको चरखे पे सुनना है, दूसरी स्त्री ने कहा हमको कुत्ते पे सुनना है, तीसरी स्त्री ने कहा हमको खीर पर सुनना है, और चौथी स्त्री ने कहा हमको ढोल पर सुनना है। तो उन चारों को मिला करके इन्होंने एक कविता बहुत बढ़िया सी बनाई कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए, है ना। तो इस तरह से अमीर खुसरो को आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, इनकी पहेलियां भी सुना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अमीर खुसरो के विषय में बताएंगे। देखिए अमीर खुसरो ऐसे पहले मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। देखिए इनसे पहले ये अमीर खुसरो सबसे पहले थे, उसके बाद में रहीम दास जी आए। रहीम दास तो बाद के कवि थे, ठीक है, लेकिन मुस्लिम कवि रहीम दास भी थे, है ना। मुस्लिम कवि थे, ये भी राजाश्रय में थे, राजा के दरबार में रह करके ये अपनी कविताओं की रचना करते थे। ठीक, लेकिन इनसे पहले सबसे पहले अमीर खुसरो एक ऐसे पहले मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। जैसे अमीर खुसरो मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि आचार्य माने जाते हैं। मतलब संगीत परंपरा के, जब इतनी अच्छी पहेली इन्होंने इतनी जल्दी में इन्होंने कविता बना करके सुना दिया उन लोगों को, तो समझ जाइए आप लोग कि ये एक संगीतज्ञ थी, है ना। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि आचार्य माने जाते थे। संगीत संबंधी योगदान के कारण इन्हें नायक की उपाधि मिली। मतलब संगीत के से संबंध, इनका संगीत से संबंध था, इसलिए इनको नायक की उपाधि मिली। अमीर खुसरो ने अपना सारा जीवन राजाओं के आश्रय में ही बिताया था। मतलब पहले, अब जैसे कि आदिकाल में जैसा कि हमने बताया है कि ज्यादातर लोग क्या थे, राजाश्रित थे, है ना। राजाश्रित थे, तो वही बताया गया कि अमीर खुसरो भी उसी काल के कवि थे। और ये क्या थे, अमीर खुसरो ने अपना सारा जीवन राजाओं के आश्रय में ही बिताया था। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। मतलब इनका वाद्य यंत्र, ये सितार वादक भी रहे हैं और तबला वादक भी ये रहे हैं। तो क्योंकि ये संगीतज्ञ थे, इसलिए इनको तबला और सितार बजाने में विशेष रुचि थी, इसलिए वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। किसका, तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया। आगे है, अमीर खुसरो ने बाल्यावस्था से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इनको काव्य के प्रति रुचि थी। काव्य में इनका बहुत वो था, लगाव था काव्य के प्रति, इसलिए अमीर खुसरो ने बाल्यावस्था से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। 20 वर्ष की उम्र तक वह प्रसिद्ध कवि बन गए। मतलब बाल्यावस्था से ही इनका लगाव जो था वो कविताओं के प्रति था, और इन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में ही एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त कर ली थी। भारतीय गायन में कव्वाली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। मतलब कव्वाली के जो जन्मदाता हैं वो अमीर खुसरो ही हैं। अमीर खुसरो को मनोरंजन व रसिकता के कवि के रूप में भी माना जाता है। मतलब अमीर खुसरो को जो है वो मनोरंजक कवि के रूप में माना जाता है और रसिकता के कवि के रूप में भी माना जाता है, जो कि हृदय को प्रसन्न रखना और कौतूहलता के द्वारा मनोरंजन की सृष्टि करना खुसरो की कविता का यही उद्देश्य है।
अमीर खुसरो ने पहली बार अपनी कविता में खड़ी बोली शब्दों का उपयोग किया था। अमीर खुसरो ने पहली बार अपनी कविता में खड़ी बोली के शब्दों का उपयोग किया था, इसलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला या आदि कवि माना जाता है। अमीर खुसरो ने 99 मतलब 99 ग्रंथों अमीर खुसरो को जो है 99 ग्रंथों के रचयिता माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है 99 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। 99 ग्रंथों की रचना इन्होंने किया है। ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। मतलब ये कहा है कि ये राजकुमार की संज्ञा इन्होंने दिया है, सर्वश्रेष्ठ उपाधि इनको प्रदान की है कवियों के रूप में। राम कुंवर वर्मा ने अमीर खुसरो की अवधि का पहला कवि कहा है। इन्होंने कहा है कि इस अवधि का यह पहला कवि है, ये पहले कवि है अमीर खुसरो। मतलब अमीर खुसरो आदिकाल में सर्वप्रथम रचनाएं जो की हैं, तो इनको क्या माना गया है कि अमीर खुसरो इस अवधि के पहले कवि हैं। उर्दू नज्म के जन्मदाता अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। उर्दू नज्म के छोटी छोटी जो नज़में होती हैं उनके रचयिता भी यही अमीर खुसरो ही माने जाते हैं कि उर्दू नज्म के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, 2 सखूने, गज़लें लिखी हैं। इन्होंने इतने सारी रचनाएं इन्होंने की हैं। इन्होंने हिंदी में मुख्यतः पहेलियाँ ही लिखी हैं, ज़्यादातर इन्होंने हिंदी में पहेलियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो आज हमने रासो काव्य और अमीर खुसरो काव्य पढ़ा है। एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट करा दे रहे हैं, रासो काव्य और ये अमीर खुसरो काव्य। देखिए, अब फिर से एक बार देख लीजिए कि आदिकाल के हिंदी साहित्य में वीर गाथाएं प्रमुख हैं। वीर गाथाओं के रूप में ही रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। हिंदी साहित्य में रास या रासक का अर्थ लास से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है कि रास का मतलब क्या होता है, रास लीलाएं करना, है ना। नृत्य गीत गाना, ये सब क्या होता है, रास लीलाओं के अंतर्गत शामिल होता है। अतः इसी अर्थ भेद के आधार पर गीत नृत्य परक रचनाएं रास नाम से जानी जाती। लेकिन यहाँ पर जो है वीरों से संबंधित जो रचनाएं हैं वो रासो काव्य मानी जाती है, रासो का। अब कुछ कवियों ने या कुछ लेखकों ने यहाँ पर रास से संबंधित अपने अपने विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासों की व्युत्पत्ति रसायन से मानते हैं। और उसके बाद में है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ये रासक शब्दों से रासों का उद्भव मानते हैं, रासक शब्दों से। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति रसायन से मानी है और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने रासक शब्दों से रासों का उद्भव मानते हैं। विशल देव रासों में रास और रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। जैसे कि विशल देव रासों की ये पंक्तियां, जो 2-3 पंक्तियां यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे नाल्ह रसायन आरंभ भई एव रास रसायन सुनय सब कोई। ये जो है ये विशल देव रासों में रास शब्द का यहाँ पे प्रयोग है। रास शब्द मतलब रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद है रस को उत्पन्न करने वाला काव्य रसायन है। अगला क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि रस को उत्पन्न करने वाला काव्य क्या है, रसायन है। विशल देव रासों में प्रयुक्त रसायन एवं रसीय शब्दों से रासो शब्द बना है। वीर काव्य परंपरा में यह शब्द युद्ध संबंधी कविता के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उपर्युक्त सभी मतों, अब देखिए इन सब का निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला है कि रासो काव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें राजाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पर रास शब्द का मतलब क्या निकाला था कि ये नृत्य और गीत से संबंधित होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग भी मानते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के विषय में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के साथ में रास लीला रचाया करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रास शब्द का अर्थ है वो क्या है, राजाओं का वर्णन किया जाता था और यश वर्णन में युद्ध वर्णन में स्वतः समाहित होता है। तो रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य
हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट काव्य धारा रही है, जो वीर गाथा काल में उत्पन्न होकर मध्य युग तक चली है। वीर गाथा मतलब आदि काल से उत्पन्न होकर के ये मध्य युग तक, मतलब भक्ति काल तक ये इसका समय चला है। भक्ति काल तक ये जो है रासो काव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो से प्रारंभ होने वाली यह काव्य विधा देशी राज्यों में भी मिलती है। तत्कालीन कविगण अपने आश्रय दाताओं को युद्धों की प्रेरणा देने के लिए उनके बल, पौरुष आदि का अतिरंजित वर्णन इन रासो काव्यों में करते रहे हैं। ठीक है। रासो काव्य परंपरा में सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना गया है? पृथ्वीराज रासो, है ना। रासो काव्य परंपरा में सर्वप्रथम ग्रंथ जो है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो माना जाता है। फिर संस्कृत, जैन और बौद्ध साहित्य में रासक नाम की अनेक रचनाएं लिखी गई हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत काव्य ग्रंथों का हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि उस समय जब हिंदी का जन्म नहीं हुआ था, तब भी ये संस्कृत का प्रभाव जो है हमारे रासो काव्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। संस्कृत काव्य ग्रंथों में वीर रसपूर्ण वर्णनों की कमी नहीं है। मतलब कहने का मतलब संस्कृत के जो ग्रंथ हमारे संस्कृत में लिखे गए थे, या संस्कृत के जो महाकाव्य हैं या काव्य हैं, तो उनमें भी रासो देखने को मिलता है। रासो काल से संबंधित, रासो काव्य से संबंधित वर्णन उसमें किया गया है। जैसे कि संस्कृत काव्य ग्रंथों में वीर रसपूर्ण वर्णनों की कमी नहीं है। ऋग्वेद में सतपथ ब्राह्मण में युद्ध एवं वीरता संबंधी सूक्त हैं। जो ऋग्वेद तथा सतपथ ब्राह्मण में युद्ध एवं वीरता संबंधी सूक्त हैं। महाभारत तो वीर काव्य ही है। उत्तर रामचरित में जहाँ एक और रसा करुण एवं का प्रतिपादन है, वहीं चंद्रकेतु और लव के वीर रस से भरे विवाद है। रासो परंपरा दो रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य और वीर गीत। प्रबंध काव्य जो है हमारा पृथ्वीराज रासो है, और वीर गीत जो है वो विशल देव रासो है। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें 3 रचनाएं प्रमुख यहाँ पर दी गई हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशल देव रासो आदि। उसके बाद में हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल की ये रचनाएं वीर रस एवं श्रृंगार रस दोनों में प्रस्तुत की गई थी। मतलब इस युग का काव्य जो था वो वीर रस और श्रृंगार रस से दोनों का मिला जुला रूप प्रस्तुत करती थी। यह रासो परंपरा हिंदी के जन्म से पूर्व अपभ्रंश में विद्यमान है। उसके बाद अमीर खुसरो आता है। अमीर खुसरो एक ऐसे पहले मुसलमान कवि थे अमीर खुसरो जो एक ऐसे मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। अमीर खुसरो मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि आचार्य माने जाते हैं। संगीत संबंधी योगदान देने के कारण ही नायक की उपाधि मिली है। अमीर खुसरो ने अपना सारा जीवन राजाओं के आश्रय में ही बिताया था। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था। ठीक है। उसके बाद में है अमीर खुसरो ने बाल्यावस्था से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, और 20 वर्ष की उम्र में ये एक प्रसिद्ध कवि बन गए थे। भारतीय गायन में कव्वाली के जन्मदाता अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो को मनोरंजन व रसिकता के कवि के रूप में भी जाना जाता है। हृदय को प्रसन्न रखना और कौतूहल के द्वारा मनोरंजन की सृष्टि करना खुसरो की कविता का यही उद्देश्य था। अमीर खुसरो ने पहली बार अपनी कविता में खड़ी बोली के शब्दों का उपयोग किया, इसलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला या आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 99 ग्रंथों की रचना की। इनको मतलब 99 ग्रंथों के रचयिता इन्हें माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है, और ये रामकुमार वर्मा ने इन्हें कहा कि अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि कहा है। उर्दू नज्म के जन्मदाता अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में पहेलियाँ, मुकबरियाँ और ये जो भी है पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसलें, 2 सखूने, गज़लें लिखी हैं। इन्होंने हिंदी में मुख्यतः पहेलियाँ ही लिखी हैं। ठीक है। ये तो आज हम लोगों ने किस पर चर्चा की है? रासो और अमीर खुसरो के विषय में। ये दोनों आदिकाल की ही हैं, जबकि आदिकाल में हमने इनका विस्तार से वर्णन नहीं किया है। ठीक है।
उस समय हमने चारों हिंदी साहित्य को कितने विभागों में विभाजित किया गया था इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए इन दोनों का उसमें कोई चर्चा नहीं की थी। अब इनका विस्तार से हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है। ठीक है, अब हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।